Hello friends, this is Abhishek Kumar. Most welcome to our channel MSI. Today I will teach you the first chapter of poetry section Sweetest Love I Do Not Go, जिसका राइटर है जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है जिसका राइटर जॉन डन है। इस पोएम में जॉन डन अपने प्रेमिका के बारे में डिस्क्राइब किए हैं। इनका प्रेमिका का नाम रहता है एन मोर। एन मोर एन मोर और इनको जॉन डन एन मोर इनका बिलव्ड। बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका। बिलव्ड जनरली गर्ल्स के लिए हम लोग बिलव्ड यूज करते हैं और बॉयज़ के लिए लवर। क्या यूज करते हैं? लवर। समझ ही गए होंगे लवर। लेकिन नॉट लवर गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी, दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन गर्ल्स के लिए बिलव्ड यूज़ किए जाते हैं। बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका या बोल सकते हो प्रियतमा, है ना। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में इस जॉन डन जो है अपने प्रेमिका के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। जॉन डन जो है किसी यात्रा पर निकलते हैं, किसी जर्नी पे अपने प्रेमिका से दूर जाते हैं। तो प्रेमिका बहुत दुख होती है, विलाप करती है और इनसे रिक्वेस्ट करती है कहीं नहीं जाएं, क्योंकि इनको डर रहता है कि कहीं मेरे प्रेमी को कुछ हो ना जाए, है ना। इनको चिंता रहता है कि सफ़र के दौरान कुछ इनको हो ना जाए। इसके चलते एन मोर जो है इनको मना करते हैं, जॉन डन को रोकते हैं, लेकिन ये बहुत प्यार से समझाते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव जो है ये अपना प्रेमिका का नाम जाहिर करते हैं। स्वीटेस्ट लव से बहुत प्यार से स्वीटेस्ट लव बुलाते हैं। जैसे आजकल के मजनू लोग जो हैं सोना बाबू स्वीट हार्ट, है ना। मेरा बाबू ने थाना थाया। चलिए छोड़िए, अब आते हैं कम टू द पॉइंट। तो द फर्स्ट हम लोग ऑथर के बारे में जान लेते हैं, है ना। जॉन डन। जॉन डन, डॉन मत पढ़िएगा, प्रोनाउंसिएशन होता है डन डन। जॉन डन रियल में वाकई में डॉन ही थे ऐसे। इनका जन्म हुआ था 1572 में एंड मृत्यु हुआ था 1631 में। द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटारिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic। इतना लंबा पढ़ना जो नहीं था। चलिए थोड़ा यहाँ वर्ड मीनिंग पे केयर करते हैं। पायनियर मतलब होता है अग्रणी या बोल सकते हो प्रथम। तो ये मेटाफिजिकल के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी थे, प्रथम थे। अग्रणी बहुत ही मत बोलिए, बोलिए कि प्रथम में यही आते थे। मेटाफिजिकल पोएम लिखने में, मेटाफिजिकल पोएम लिखने में इन्हीं का नाम आता था, जॉन डन का। और मेटाफिजिकल मतलब लिरिकल। लिरिकल मतलब क्या होता है? लिरिकल मतलब होता है भावनात्मक बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो गीत में जिसमें एक अलग लय हो। एंड सटारिकल, सटारिकल मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण, आलोचनापूर्ण। व्यंग्यपूर्ण मतलब ऐसा समझिए आप लोग, अगर जो कोई आदमी झूठ बोल रहा हो तो उसको मुंह पे बोल देना, या सच को सच बोलना, झूठ को झूठ बोलना, मतलब डायरेक्ट मुंह पे बोलते थे। ऐसे देहाती भाषा में बोले तो मुंह फट भी बोल सकते हो, है ना। तो ही वॉज बोर्न इन लंदन। एक मिनट, मेटाफिजिकल पहले अच्छा समझ लेते हैं। मेटाफिजिकल मतलब होता क्या है? कितना लोग मेटाफिजिकल में फंसे रह जाते हैं कि मेटाफिजिकल पढ़ा तो दिए सर, लेकिन मेटाफिजिकल का अर्थ समझ में नहीं आया। तो डिटेल में समझते हैं मेटाफिजिकल होता क्या है एग्जैक्टली। रुकिए कलर चेंज करते हैं, अच्छा लाते हैं, कलर दिख नहीं रहा है थोड़ा। मेटा फिजिकल दो वर्ड से बना हुआ है, मेटा प्लस फिजिकल। फिजिकल, मेटा प्लस फिजिकल। मेटा मीन्स क्या होता है? मेटा मतलब होता है बियॉन्ड, और फिजिकल मतलब होता है फिजिक्स। इट मीन्स नेचर। फिजिक्स मतलब नेचर। तो जो नेचर के बारे में स्टडी किया जाए, नेचर के बारे में जो पोएम लिखते थे उनको मेटाफिजिकल बोला जाता था। आप लोग बस अगर जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो
कैपेबल नहीं हो, तो आप ऐसे समझिए, जो डेथ के बारे में पोएम लिखता हो, या लव के बारे में डिस्क्राइब करता हो, या नेचर के बारे में, नेचर, लव, डेथ, इस सब के बारे में जब किसी पोएम में डिस्क्राइब किया रहे तो समझिएगा किस तरह का पोएम है, मेटाफिजिकल। इनका जन्म हुआ था, ही वॉज बोर्न इन लंदन इन टू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम वेन इंग्लैंड वॉज staunchly anti-Catholic, staunchly anti-Catholic। देखिएगा, इनका जन्म लंदन में हुआ था। प्रोस्पेरस मतलब होता है धनी, समृद्ध, है ना, समृद्ध व्यक्ति बोलते हैं, समृद्ध मतलब एक धनी परिवार में, धनी परिवार से बिलोंग करते थे। इनका धर्म था कैथोलिक, और इनका जन्म हुआ था, और इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक, इंग्लैंड जो था वहाँ एंटी कैथोलिक था। एंटी कैथोलिक मतलब बोल सकते हो आप कैथोलिक धर्म के विरोध करने वाला, अपोज करने वाला, और इनको जन्म हुआ था कैथोलिक में। डन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। अब देखिए, इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बेचारे को निकाल दिया जाता है, इनको धर्म के चलते। ये धर्म में रहते हैं, कैथोलिक धर्म के होते हैं, वहाँ तो कैथोलिक धर्म का अपोज किया जा रहा था, है ना, इंग्लैंड में, और इस चलते इनको फोर्सली इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाता है। सोचिए कितना दुख की बात होगा। ही स्टडीड लॉ, आफ्टर दैट ये कानून पढ़े एंड रीड थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र बोल सकते हो, है ना, धार्मिक जो बुक होते हैं उसकी पढ़ाई की। He also participated into naval expedition and became secretary to a powerful novel। वर्ड पे थोड़ा केयर कर लीजिएगा। थियोलॉजी मतलब बोले धर्मशास्त्र, सॉरी यहाँ तक तो बता ही दिए, इसके बाद आगे चलते हैं फर्दर। पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना, नेवल मतलब होता है नौसेना, एक्सपीडिशन मतलब होता है अभियान, तो नौसेना अभियान में हिस्सा लेते हैं। बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल, और बाद में वो नोबल मतलब होता है एक बहुत बड़ा व्यक्ति, धनी व्यक्ति, पैसा वाला व्यक्ति, या बोल सकते बहुत महान व्यक्ति के सेक्रेटरी बन जाते हैं। सेक्रेटरी मतलब होता है सचिव बन जाते हैं। A job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। देखिए, इनको कुछ समय के लिए, ब्रीफली मतलब होता है थोड़ा, प्रिजन मतलब होता है जेल, प्रिजन मतलब क्या होता है, जेल। इनको कुछ समय के लिए जेल भेज दिया जाता है, सीक्रेटली फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पैट्रॉन्स नाइस। पैट्रॉन्स मतलब होता है आश्रयदाता, नाइस मतलब भतीजी। ते जहाँ, अब देखिए, इनको रहने के लिए जहाँ जगह दिया गया, वहीं जो आश्रयदाता थे, जो ऐसे बोल सकते हो आप कहीं रेंट पे रूम लेकर के रहते हो, तो वहाँ का मकान मालिक जो होता है उसको बोलते हैं आश्रयदाता। तो उनका भतीजी से इनको आंखें चार हो जाता है, मतलब प्यार हो जाता है। अब फाइनली क्या करते हैं, चुपके से शादी कर लेते हैं। तो लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, वही वाला मोटो यहाँ पे लागू हो जाता है, सॉन्ग बोल सकते हो। तो देखिए, तो क्या होता है, फाइनली इनको थोड़े समय के लिए जेल भेज दिया जाता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए, है ना, ऐसे ही प्यार में कोई दीवार नहीं बन सकता है। इन 1615 एट द एज ऑफ 42 डन एक्सेप्टेड ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preacher of his time। देखिए, 42 के एज में ऑर्डिनेशन मतलब तो नियुक्ति, एंग्लिकन चर्च में इनका नियुक्ति हो गया। कितना एज में, 42 को जब एज था, इनको नियुक्ति कर दिया गया, एंग्लिकन चर्च में इनका नियुक्ति हो गया। ऑर्डिनेशन मतलब नियुक्ति। एंड soon became one of the greatest preachers of his time। soon मतलब जल्दी ही, अपने जमाने में बहुत ही महान उपदेशक बन जाते हैं। प्रीचर्स मतलब होता है उपदेशक या प्रवचन देने वाला। अपने ही टाइम में, अपना टाइम एक महान उपदेशक बन जाते हैं, बहुत कम ही समय में बोलिए तो। इन लव लिरिज में, जो लव पोएम में जो भी लिखते थे, लिरिज में डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल्स एंड कोलोक्वियल टोन। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा वर्ड पे केयर करते हैं। लिरिज मतलब बताएं, अभी गीतमय हो, थोड़ा भावनात्मक हो। डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। पेट्रार्कन का होता है, पेट्रार्कन ट्रेडिशन क्या है,
इटालियन सोनेट होते हैं, इटालियन सोनेट जो लिखे जाते हैं उसको बोलते थे बाबू पेट्रार्कन ट्रेडिशन, है ना। तो पेट्रार्कन ट्रेडिशन को जितना भी वहाँ महान महान कवि थे, धुरंधर थे, सबका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ डाला अपना इंटेलेक्चुअल्स और कोलिक्युअल टोन से। इंटेलेक्चुअल्स मतलब होता है बौद्धिक और कोलिक्युअल्स मतलब होता है मुहावरेदार या शायराना अंदाज बोल सकते हो। इस टोन में लिखे, ऐसा टोन में लिखे ये पोएम कि जो था पेट्रार्कन ट्रेडिशन का रिकॉर्ड तोड़ दिए, है ना। हिज लव poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teaching। अब देखिए समझिएगा आगे, हिज लव, ये अपने लव पोएम में जनरली क्या यूज करते थे, डिस्कवरीज ऑफ साइंस, विज्ञान की खोज, ज्योग्राफी, टू हैमर पॉइंट, सॉरी हैमर होम, हैमर होम मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जोड़ देना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जोड़ देना, है ना। तो क्या करते थे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जोड़ दिए, मतलब किस पे जोड़ दिए, कंबाइन पैशन, मतलब कि साइंस और ज्योग्राफी को पोएम में इंक्लूड करने पे जोड़ दिए। किस फॉर्म में, वर्बल और इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स मतलब होता है बौद्धिक और वर्बल मतलब होता है मौखिक, मौखिक और बौद्धिक रूप से क्या किए, कंबाइन किए पोएम्स के अंदर साइंस और ज्योग्राफी को, है ना। तो वर्बल समझिएगा, ऐसा नहीं समझ में आ रहा हो तो वर्बल मतलब होता है मौखिक, कोई भी अपना थॉट या आइडिया किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर करते हैं वर्ड्स के मीडियम से, या बोल सकते हो लैंग्वेज के मीडियम से, या रिटन फॉर्म में या स्पोकन फॉर्म में, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्बल। लेकिन नॉन वर्बल क्या होता है, कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्या होते हैं, जनरली वहाँ पे नहीं वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ना ही कोई लैंग्वेज यूज किया जाता है, जस्ट जेस्चर यूज किए जाते हैं, मतलब इंडिकेट, इशारा कर सकते हैं। जैसे अगर जो सामने दिखा होगा तो ये एक जेस्चर है, या ये क्या है, ये जेस्चर है, तो वो आते हैं नॉन वर्बल में। अब इंटेलेक्चुअल्स वर्बल्स, अब देखिए टीचिंग मतलब होता है, टीचिंग मतलब आलोचना करना, है ना। इस जो पोएम में लिखते थे इस रूप से, इस सारे जो क्या था, वर्बल और इंटेलेक्चुअल्स मौखिक और बौद्धिक तरीके से लोगों को पोएम में आलोचना करते थे, या बोल सकते थे छेड़छाड़ करते थे। Dan is well known for his songs, sonnets, satires, elegies and sermons। देखिए सॉन्ग्स मतलब होता है गीत, सोनेट्स मतलब होता है 14 पंक्ति की कविता होती है, उसे सोनेट्स बोलते हैं। सटायर्स मतलब होता है हास्य, या बोल सकते हो कॉमेडी या चुटकुला वगैरह, उसको बोलते हैं सटायर्स। एंड द एलगिज, एलगिज मतलब होता है शोक गीत जिसमें दुख जाहिर किए जाते हैं। एंड सर्मन्स मतलब क्या होता है, सर्मन्स मतलब होता है, सर्मन्स मतलब प्रवचन, है ना। तो देखिए ये किस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, किस क्षेत्र में इनको बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता था, तो सॉन्ग्स में, गीत के क्षेत्र में, सोनेट्स में बताएं अभी 14 पंक्ति की जो कविता होती है, सटायर्स में, है ना। सटायर्स मतलब अभी बताएं हम कॉमेडी वगैरह जो चुटकुले वगैरह होते हैं, एलगिज में, शोक गीत में, एंड सर्मन्स मतलब प्रवचन में। Genuine poetic feelings, harsh meters, strained and whimsical images characterize all his poetic creation। Genuine poetic feelings, ये अपने पोएम के अंदर वास्तव में वास्तविक फैक्ट्स, वास्तविक फील इंक्लूड करते थे। हार्श मीटर्स क्या होता है, देखिए हार्श मीटर्स एक ऐसा पैमाना होता है, बोल सकते हैं स्टैंडर्ड, जो कि कोई चीज़ का लिमिटेशन होता है, पोएम में लिखने का जो लिमिटेशन होता है उसके लिए यूज किए जाते हैं, मेजरमेंट के लिए, उसके बोलते हैं हार्श मीटर्स। स्टैंड एंड, स्टैंड मतलब होता है दिखावटी, एंड म्यूजिकल मतलब होता है सन की। चलिए दोस्तों हम लोग तो ऑथर के बारे में पढ़ लिए, है ना, ऑथर का डिटेल्स पढ़ लिए। अब हम लोग पोएम की तरफ एंट्री करेंगे। तो पोएम पढ़ने से पहले जो पोएम में कुछ वर्ड्स जो हैं ओल्ड इंग्लिश का यूज किए गए हैं, जो कि स्टूडेंट्स लोग का प्रॉब्लम हो जाता है समझने में। तो मॉडर्न इंग्लिश में उसका स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखते हैं ओल्ड इंग्लिश से पहले गो का, सॉरी थोड़ा उल्टा इसका कॉलम बन गया है। गो एग्जैक्टली ओल्ड इंग्लिश यहाँ GOE होगा, इसमें ये नहीं होगा। मॉडर्न इंग्लिश में GO सिर्फ होगा गो का, ओल्ड इंग्लिश में GOE होता था, है ना। और वियरीनेस, वियरीनेस मतलब होता है थक जाना, थकावट। वियरीनेस
ए नहीं डबल एस होना चाहिए था, ई लास्ट में ऐड कर दिया गया है, जो कि ई ऐड नहीं करना चाहिए था। तो मॉडर्न इंग्लिश में अभी ऐड नहीं होता है। डी, दी मतलब यू होता है, ओल्ड इंग्लिश में दी मतलब यू होता था, और दाई मतलब योर होता था, और दो मतलब यू होता था। तो इसको हम व्हाइट बोर्ड पर लेके जाकर समझाते हैं, अच्छा समझिएगा ओल्ड इंग्लिश में कैसे यूज किए जाते थे। दो मतलब यू, एक मिनट सॉरी, दो भी यूज किए जाते थे, यू भी। दो सिंगुलर के लिए यूज किए जाते थे, सिंगुलर के लिए, और यू प्लूरल के लिए यूज किए जाते थे। और मॉडर्न इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल्स दोनों के लिए यू यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं? यू, दोनों। पहले ओल्ड इंग्लिश में सिंगुलर के लिए दो और प्लूरल्स के लिए यू यूज किए जाते थे, लेकिन अब जो यूज किए जाते हैं यू यूज किए जाते हैं, या तो कोई पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल्स हो। और इसका ई सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं। और यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है दी। दी मतलब भी होता है यू, जो कि ऑब्जेक्टिव केस है। और एक होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस, पजेसिव केस में दी जो है यू का दाई हो जाता है। देखिए अब इसको अगर जो, ये तो ओल्ड इंग्लिश का कैटेगरी हुआ, इसको मॉडर्न इंग्लिश में अगर जो बात करें तो यू ही रहा, है ना। और ऑब्जेक्ट में यू दी जो लिखा जाता था अब यू ही लिखा जाता है। और दाई का क्या हो गया है? योर हो गया है। क्या हो गया है? योर। ऐसे मैं ग्रामर का क्लास लाऊंगा अलग से, तो इसमें सारा डिटेल्स बताऊंगा मैं। तो यू योर, तो यू सब्जेक्ट में भी यूज किए जाते हैं, यू ऑब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं, और योर पजेसिव केस में यूज किए जाते हैं। लेकिन पहले ओल्ड इंग्लिश में क्या किए जाते थे? यू सब्जेक्ट के रूप में, और दो सिंगुलर में सब्जेक्ट के रूप में, और दी ऑब्जेक्टिव केस में, और पजेसिव केस में दाई यूज किए जाते थे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो दी मतलब यू, दाई योर, दो यू। मी एक लेटर एक्स्ट्रा दे दिया ई, तो उसको एक ही एलिमिनेट कर देना है, रिमूव कर देना है। डाई, वाई को रिप्लेस करके आई लिख देना है। टीज, देखिए टीज समझिएगा अच्छा से, टीज को हम लेकर के जाते हैं फिर से व्हाइट बोर्ड पे। चलिए इसका टीज समझते हैं, टीज है क्या। देखिए टीज जो है ये ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था, अब मॉडर्न इंग्लिश में जो यूज किए जाते हैं ईट इज, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईट इज। देखिए ईट इज का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है टीज, एब्रीविएशन फॉर्म टीज है, इट इज का है। इट इज का एब्रीविएशन फॉर्म टीज है जनरली। और अब जो मॉडर्न इंग्लिश में इसका एब्रीविएशन फॉर्म यूज किए जाते हैं, जो बोल सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्शन वर्ड जो यूज किए जाते हैं, इट इज का इट्स किए जाते हैं। इट्स अपोस्ट्रोफिस लगता है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफ लग जाते हैं। देखिए इट्स होता है, वो इट्स मत समझिएगा, एक ऐसे भी इट्स होता है, इसका मतलब होता है इसका, और इसमें अपोस्ट्रोफ इसका मतलब होता है इट इज या इट हैज भी बोल सकते हैं ना। तो इट इज का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है टीज, इसको जनरली हम लोग इट इज ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इट इज। चलिए आगे आते हैं हम लोग। उसके बाद है सेल्फ, तो सेल्फ मतलब खुद है ना, ई हट जाएगा इसमें से। फ्रेंड, देखिए फ्रेंड जो है कहीं भी अपोस्ट्रोफ दिखे फ्रेंड, तो FAIND है एग्जैक्टली। ये मॉडर्न इंग्लिश का है, लेकिन अब सॉरी ओल्ड इंग्लिश का है, लेकिन मॉडर्न में सिर्फ FAIN होता है, जिसका मतलब होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता मतलब खुशी। सन, SUN सूरज का, है ना, एनी कर दिया गया था, उसको रिमूव कर देना है। ज्वाइन, मॉडर्न इंग्लिश में ज्वाइन ऐसे होता है। OR जो है कॉन्स्ट्रैक्शन फॉर्म है, देखिए इसको ओल्ड इंग्लिश में डालना गलत होगा, मॉडर्न इंग्लिश में भी यही यूज किए जाते हैं अभी भी। तो इसका मतलब होता है ओवर। क्या बोलते हैं? ओवर। फिर है हैथ, हैथ का होता है हैज, ओल्ड इंग्लिश में हैथ बोले जाते हैं, या मिडिल इंग्लिश भी बोल सकते हो, मिडिल या ओल्ड इंग्लिश में इसका लिया गया था, तो इसका हैज होता है ना। फियर, फियर मतलब डर, तो फियर वी डबल ई है, तो सिर्फ एक ही लिखेंगे मॉडर्न में। बिलीव, बिलीव में देखिए BE डबल ई कर दिया, यहाँ पे आई होगा, है ना। अस्पर्श, देखिए अस्पर्श मतलब क्या होता है? अस्पर्श मतलब होता है प्रेरणा। अस्पर्श ये ओल्ड इंग्लिश में यूज किए जाते थे, ये जो वर्ड मीनिंग है। देन, देन देन होगा, है ना, तो देन का जो अब यूज किए जाएंगे देन, वो देन नहीं है, देन से। ऐड, ऐड का ई एलिमिनेट कर देंगे, सिर्फ आवर, आवर
साइएस्ट, देखिए अपोस्ट्रोफ है यहाँ पे, इसका मतलब है SIGHEST, साइएस्ट, जो कि अब साई यूज किए जाते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। साई मतलब होता है आहें भरना या सिसकियाँ लेना। वाइंड, वाइंड मतलब हवा, ऐसे विंड पढ़ सकते हो आप, विंड मतलब हवा, प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है। चलिए अब हम लोग पोएम की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो ये रहा पोएम का फर्स्ट स्टांजा। देखिए इसका शायद 5 स्टांजा है इसका, आगे बढ़ते हैं देखते हैं। 5 स्टांजा है, जिसमें से एक स्टांजा में 8 लाइन्स हैं, 1 स्टांजा में 8 लाइन्स है। तो ये फर्स्ट स्टांजा है, जैसे प्रोज में होते हैं पैराग्राफ, उसी तरह से पोएम में स्टांजा होते हैं, है ना। तो देखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो स्वीटेस्ट लव, जैसा कि हम पहले बताएं, स्वीटेस्ट लव जो है अपना प्रेमिका का नाम जाहिर करते हैं स्वीटेस्ट लव से। रियल में इनका प्रेमिका का नाम रहता है एंड मोर। ऐसे प्रेमिका अब क्यों बोलना, अब तो वाइफ बन गई है, वो शादी कर ली है, तो प्रेमिका बोलना से अच्छा है कि आप वाइफ बोल सकते हो। तो वो अपना वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं स्वीटेस्ट लव से, है ना। आप क्या करते हो, आप देखना। जो बोलते हैं आई डू नॉट गो, देखिए गो का ऐसे बताया ना, मॉडर्न में जियो होता है, अब पहले ओल्ड इंग्लिश में ई यूज किए जाते थे। तब बोलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। हम बोले थे कि यहाँ पे जो कवि रहते हैं, कहीं यात्रा पे जाते हैं, किसी जर्नी पे जाते हैं, अपना वाइफ से दूर होते हैं, तो इसके सेंस में वो अपने वाइफ को मनाने के लिए, है ना, जिनको वाइफ इस बात से दुखी होती है, तो समझाते हैं, क्या बोलते हैं, स्वीटेस्ट लव, है ना, बोलते हैं मेरे सोना, मेरे बाबू, आई डू नॉट गो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। देखो आई डू नॉट गो तो जनरली इंडिफिनिट का टेंस है, मैं नहीं जाता हूँ, ऐसा नहीं समझिए, कंटिन्यूस फॉर्म में बनाना है इसको, है ना, सेंस ऐसे ही निकलेगा। तो बोलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, है ना, जा भी रहे हैं लेकिन समझा रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, है ना। बोलते हैं, अब यहाँ पे आते हैं पोएम में, लाइन्स पे ध्यान देते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरे सोना, मेरे बाबू, है ना। फॉर वेरीनेस ऑफ दी मतलब अभी बताया कुछ समय पहले कि दी मतलब होता है यू, क्या होता है यू, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होता है यू, है ना। यू मतलब तुम। तब बोलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ मेरे प्रियतमा, फॉर वेयरनेस ऑफ दी, कि मैं तुमसे थक चुका हूँ। मैं इस उम्मीद से नहीं जा रहा हूँ, सॉरी, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक चुका हूँ या परेशान हो चुका हूँ। वेयरनेस मतलब होता है थकावट, है ना। तो मैं तुमसे थक चुका हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे सच्ची मोहब्बत देगी और तुमसे ज़्यादा प्यार करेगी। देखिए होप मतलब आशा, वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव मतलब बोल सकते हो आप सच्चा प्यार बोल सकते हो, या गहरा प्यार भी बोल सकते हो, सच्चा प्यार। तो बोलते हैं नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार दिखाएगा, है ना, ज़्यादा मोहब्बत करेगा, ऐसा बात नहीं है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, बट लेकिन सिंस चूंकि दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, आई मतलब मुझे एक न एक दिन मरना ही है ना, ऐसे तो सबको मरना ही होता है एक दिन। तो बोलते हैं कि मुझे एक न एक दिन मरना ही है ना। बोलते हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज, बोले अभी कुछ देर पहले, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन है इट इज का। तो इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, जेस्ट मतलब होता है मजाक, और ये अच्छा होगा, ये बहुत अच्छा होगा कि मैं खुद को इस मजाक में ही सही, दैट्स वाई फेन डेथ टू डाई, फेंड है ऐसे फेन होगा, है ना, ओल्ड इंग्लिश में फेंड होता था, मॉडर्न इंग्लिश में फेन होता है। तो बोलते हैं दैट्स वाई फेंड डेथ टू डाई। बोलते हैं फिर से यहाँ से आते हैं हम लोग, बोलते हैं एक न एक दिन मुझे मरना है, इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, ये अच्छा होगा कि मैं खुद को, दैट्स वाई फेंड डेथ टू डाई, मैं खुद को प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक मौत को स्वीकार करूं, गले लगाऊं, मजाक में ही सही, है ना। एक जाते हैं यात्रा पे, हाँ, तो बोलते हैं कि शायद मेरे जर्नी में शायद मजाक ही समझ लो, है ना, इसमें मेरा क्या हो जाए, डेथ हो जाए, मजाक में ही सही। नेक्स्ट स्टांजा में आते हैं।
है ना। नेक्स्ट स्टांजा में आते हैं, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। देखिए पहले नंबर इसको समझने के पहले उसका वर्ड पहला स्टांजा का अर्थ समझ लेते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं मजाक में से ही मर जाऊंगा? देखिए बोलते इसलिए कि अभी बिछड़ रहे हैं, बिछड़ने का गम है उनका प्रेमिका का, है ना। और ऐसे तो उनको भी होगा, डन को भी होगा, जॉन डन को, तो बिछड़ने का गम है। तो अभी वो पेन फील कर रही है, शायद ये पेन फील कर रही है, और शायद ये सच हो जाए तो शायद जितना अभी बिछड़ने में दर्द हो रहा है, शायद एक दिन सच में मर जाएं कभी, तो उनको शायद उतना दर्द नहीं होगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं। सेकेंड स्टांजा का लाइन्स है, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे। बोलते हैं कल सूरज चला गया था, कल रात सूरज चला गया था, एंड इट इज हियर टुडे, मतलब आज फिर से वो वापस है, वापस आ गया है। मतलब कल सूरज, कल की रात सूरज डूब गया था और आज से फिर से वो वापस आ गया है। ही हैज़, है बताएं तो हैज़ होगा, ही हैज़ नो डिज़ायर नॉट सेंस नॉर हाफ सो सॉर्ट अवे, है ना। ना ही उसके पास डिजायर मतलब इच्छा है, ना ही सेंस मतलब बुद्धि, बुद्धि मत बोलिए ऐसे, यहाँ पे फीलिंग्स अच्छा मीनिंग देगा। ना ही उसके पास कोई फीलिंग्स है सन के पास, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, नहीं वो आधी रास्ता, वे मतलब रास्ता, हाफ मतलब आधी, आधी रास्ता तय करके आया हो, ऐसा भी नहीं है, वो पूरी रास्ता तय करके आया है ना। देन फियर नोट मी, तो मुझे कैसा डर। देखिए बोलते हैं सूरज के पास ना ही इच्छा था, ना ही कुछ फीलिंग्स थे, फिर भी उसका ना ही उम्मीद था, ना ही कुछ भी इच्छा नहीं था, फिर भी वो वापस आया। तो मेरा तो खैर है ना, तो जॉर्डन को तो खैर बहुत कुछ है, तो उनको वापस आना ही पड़ेगा। देन फियर नोट मी, तो मुझे कैसा डर, बट बिलीव दैट आई शेल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक। बोलते हैं लेकिन बिलीव मतलब विश्वास करो, दैट मतलब कि आई शेल मेक अ स्पीडियर जर्नी, स्पीडियर मतलब सूर्य से भी फास्ट, है ना। मैं सूर्य से भी फास्ट जर्नी बनाऊंगा, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। देखिए ही यहाँ पे सूरज के लिए यूज किया गया है, ही किसके लिए यूज किया गया है, सूरज के लिए। देन मतलब बताए थे देन, क्या बताए थे, देन। तब बताइए कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं सूरज से भी फास्ट जर्नी मतलब बहुत ही तेजी जर्नी, तेज जर्नी करूंगा और सूरज से फास्ट ही जल्दी वापस आ जाऊंगा। सी चूंकि आई टेक मोर विंग्स, क्योंकि मेरे पास सूरज से ज्यादा पंख है, बोलने का मतलब उमंग है, जोश है ना। एंड स्पर्श देन ही, और मेरे पास प्रेरणा है ना, मेरे पास प्रेरणा है और उससे, और मेरे पास पंख है, मतलब कहने का मतलब है कि सूरज के पास तो कुछ नहीं था, ना ही कुछ उम्मीद था, ना ही कोई इच्छा था, है ना। ऐसा तो नहीं है सूरज का गर्लफ्रेंड था, नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी वो वापस आया। ये बोलते हैं मेरा तो सब कुछ है, सब कुछ हो, सब कुछ तुम ही हो, तो मैं वापस क्यों नहीं आऊँगा, है ना। मेरे वापस आना, मुझे वापस आना लाजमी है, मैं तो वापस आऊँगा ही ना। तो बोलते हैं वही। अब नेक्स्ट अस्टांजा की ओर चलते हम लोग। क्या है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर, है ना। बोलते हैं फीबल मतलब होता है कमजोर, और फॉर्चून मतलब किस्मत, भाग्य। ऐड बताएं ओल्ड इंग्लिश में, ऐड का मॉडर्न इंग्लिश में ADD ऐड होगा सिर्फ। अनदर आवर, आवर समझ रहे हैं ना, ये ओल्ड इंग्लिश का लिखा हुआ है, मॉडर्न इंग्लिश बता चुके हम। तो बोलते हैं ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट ऐड अनदर आवर। बोलते हैं कि देखो ना, आदमी का शक्ति भी कितना कमजोर है, फ्यूअल मतलब कितना कमजोर है। अगर जो अच्छी पल आते हैं, अच्छा लम्हा आता है, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, वी कांट ऐड अनदर आवर। हम लोग एक पल भी उसमें ऐड नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि आज बहुत खुश है तो उसको खजाना में रख देंगे या तिजोरी से पैक करके रख देंगे, किसको थोड़ा सा रखते हैं, या तो कई खुशी को और अलग से ऐड कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। आप लोग का अभी खुशी है तो आपका जिस समय खुशी है उसी समय तक खुशी है, फिर बाद में उसको आप रिकॉल नहीं कर सकते हो आप, है ना। तो बोलते हैं ना ही उस मोमेंट को, जो अच्छे पल आए हैं उस पल में और भी हम अपना खुशी को जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट लाइन है, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही गुजरे हुए लम्हों को, लॉस्ट मतलब खोना, और ना ही गुजरे हुए लम्हों को हम लोग रिकॉल कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, है ना। अब जो
कल बीत गए उसको वापस तो नहीं ला सकते हैं, तो ना ही गुजरे हुए लम्हों को हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन अगर जो बुरा वक्त आता है, बट कम बैड चांस, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, इट सेल्फ ओवर टू एडवांस। देखिए बोलते हैं अगर जो बुरा वक्त आता है, बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और हम लोग उसको मजबूती के साथ सामना करते हैं, है ना। जब बुरा वक्त आता है तो हम लोग मजबूती के साथ क्या करते हैं, सामना करते हैं। ये अपना प्रेमिका से समझा रहे हैं, है ना। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम अपना पाठ सिखाते हैं उसको, या तो बोलिए आप, उसी से हम लोग सीखते हैं, है ना। हम अपना उस मुसीबत को पाठ सिखाते हैं कि कैसे डट करके सामना करना चाहिए विकट परिस्थिति में, है ना। इट सेल्फ ओवर टू एडवांस। देखिए जी बहुत से लाइंस का यहाँ पे गलत मतलब निकाल लेते हैं, एक से एक टीचर्स जो है ना, ठीक से पहले समझना चाहिए इस बात को कि बोलना क्या चाहता है इस लाइन, है ना। तो बहुत से टीचर हैं जो गलत अर्थ निकालते हैं, तो यहाँ पे समझिए इट सेल्फ ओवर अस। देखिए ओवर बताएं तभी कॉन्स्ट्रक्शन वर्ड है ना। तो इट सेल्फ ओवर मतलब फाइनली हम लोग के ऊपर से एडवांस मतलब आगे निकल जाना, मतलब ये भी बुरा वक्त है जो टल जाता है, चला जाता है, या तो आप सेंस में सोच सकते हो ये हम लोग के एडवांस बनाता है ना, प्रगति के मार्ग पे चलने के लिए सिखाता है ये मुसीबत जो आते हैं। अब नेक्स्ट चल देखिए यहाँ, When thou sayest not wind, बोलते हैं दो मतलब तुम, साइएस्ट मतलब साई। देखिए मॉडर्न इंग्लिश में साई है, साई मतलब होता है आहें भरना, कराहना, सिसकियाँ लेना, है ना। तो बोलते हैं when thou sayest not wind but sayest my soul away। बोलते हैं जब तुम आहें भरते हो, जब तुम आहें भरती हो तो उससे हवा नहीं निकलता है ना, उससे हवा नहीं निकलता है, फिर भी साइएस्ट माई सॉल अवे, फिर भी ऐसा मानो मेरे जिस्म से रूह को कहीं दूर लेके जा करके फेंक दिया हो, मेरे जिस्म से प्राण निकल गए हो, है ना। ऐसा बोलते हैं कि जब तुम इतना मतलब बोलते हैं वेन दौ साइएस्ट नॉट वाइंड, जब तुम रोते हो, जब तुम विलाप करते हो, जब तुम आहें भरते हो तो उससे किसी तरह का भी हवा नहीं निकलता है, फिर भी ऐसा मानो कि साइएस्ट माई सोल अवे, ऐसा मानो फिर भी कि मेरा रूह से आत्मा निकल कर कहीं दूर चला गया हो। वेन दौ विपेस्ट एंड काइंडली काइंड, देखो अनकाइंडली मतलब होता है अदयालुता, है ना। तो वेन दौ जब तुम विपेस्ट रोते हो, विलाप करते हो, अनकाइंडली काइंड बहुत ही विरम तरीके से, बहुत ही, है ना, अदयालुता पूर्वक रोती हो। माई लाइफ्स ब्लड डॉट्स डिके, डिके मतलब होता है नष्ट हो जाना, मेरा खून का कतरा कतरा नष्ट हो जाता है, ऐसा मानो मेरा शरीर से पूरा ब्लड्स निकल गए हों। इट कैन नॉट बी, यह नहीं हो सकता है। दैट thou lovest me as thou sayest, यह नहीं हो सकता कि तुम जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, जैसा कि तुम कहते हो, जैसा कि तुम कहते हो कि मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, यह नहीं हो सकता। अगर तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती, बेपनाह मोहब्बत करती, तो मेरे भावनाओं को समझती, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, है ना। If in thine my life thou waste, इसका मतलब ये है इफ इन दाइन, इसका मतलब तुम मेरे लाइफ, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, है ना। तुम्हारा मोह माया में मेरा जिंदगी क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे लिए एक बेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कला हो, है ना, तुम मेरे एक बहुत बड़ा इंस्पायर हो, है ना। तो ये बोलते हैं कि तुम मत इतना आहें मत भरो, इतना विलाप मत करो, है ना, इतना ब्राह्मी तरीके से मत रहो कि मैं फिर यात्रा पे जा ही नहीं पाऊँ, है ना, तुम्हारे मोह माया के चक्कर में फंसे रह जाऊँ, है ना। तो लेखक समझाने का बहुत प्रयास करते हैं अपना प्रेमिका को, है ना। आँख से आंसू साफा झलक रहे हैं, दिख रहा होगा। रेनमोर नहीं है, किसी दूसरा गर्ल्स का फोटो है। चलिए नेक्स्ट स्टांजा, शायद लास्ट, हाँ लास्ट स्टांजा है। लेट नोट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डिवाइनी मतलब होता पवित्र या दिव्य, अपने इस पवित्र दिल को, हार्ट को, हृदय को, फॉर थिंक मी एनी इल, भविष्य से
में कुछ बुरा सोचकर कि मुझे कुछ बुरा होगा उसे मत तड़पाओ, अपने हृदय को मत कल्पित करो, मत तड़पाओ कि मुझे फ्यूचर में कुछ बुरा होगा। इल मतलब बीमार, ऐसे यहाँ पे ये फ्यूचर, फोर मतलब होता है आगे, और थिंक मतलब सोचना, आगे का सोचना। ये पहले से ही सोचते रहते हैं कि यात्रा पे जाएंगे, ऐसा ना कुछ हो जाए, डेथ हो जाए उनका, है ना, ऐसा कुछ हो जाए तो फिर मैं क्या करूँगा, है ना। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर एज फुलफिल। देखिए जी, इस लाइन का कितना टीचर्स भी या इवन टीचर्स की भी बात कर रहे हैं, गलत सेंस निकाल के चले जाते हैं। देखिए दाई जनरली यूज किए गए हैं प्रेमिका के लिए ही, कितना ये कुछ और समझ जाते हैं। दाई मतलब अभी हम बता करके गए कि इसका मतलब पॉजिटिव केस होता है, दाई मतलब तुम्हारा होता है ना। तो डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट मतलब भाग्य में टेक दाई पार्ट, भाग्य तुम्हारा साथ दे या भाग तुम्हारा हिस्सा ले। एंड मे दाई फियर एज फुलफिल, और मे दाई फियर एज फुलफिल मतलब होता है और शायद भगवान करे बोले तो ये डर भी तुम्हारा सच हो जाए, है ना। भाग्य करे, किस्मत करे कि डर भी तुम्हारा सच हो जाए। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, इसका मतलब फिर समझिएगा, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट मतलब कि भाग तुम्हारा साथ दे, और मे दाई फियर एज फुलफिल, और शायद जो डर है ये सच हो जाए। बट थिंक दैट वी, लेकिन जरा सोचो, हम आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, वी आर टर्न्ड असाइड टू स्लीप, हम लोग साथ में सोते हैं तो करवटें बदलते हैं। टर्न मतलब यहाँ पे करवटें बदलना होगा, करवटें बदलते हैं, ना कि जुदा हो जाते हैं, ना कि अलग हो जाते हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, और जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, है ना, जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, जो जिसे एक दूसरे में जान बसता हो। नेवर पार्टेड बी, वो कभी जुदा नहीं हो सकते। पार्टेड मतलब होता है जुड़ा होना, अलग होना, वो कभी जुदा नहीं हो सकते। हाँ, जिसमें एक है, सॉरी उल्टी बोलती है, जिसमें दो है जान एक है ना। बोलने का मतलब यही हुआ कि हम लोग का जिसमें दो है जान तो एक ही है, हम लोग चाह कर भी अलग नहीं हो सकते। ये जन्म तो क्या, 7 जन्म तो क्या, छोड़िए ज़्यादा ही हो जाएगा कुछ, मतलब अलग नहीं हो सकते। प्रेमिका को बहुत समझाने का प्रयास करते हैं फाइनली इस यात्रा पे। तो आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पोएम समाप्त होता है। इसका सोल्यूशन और एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस होंगे वो बाद में मैं करवा दूंगा, है ना। और जो भी प्रोज सेक्शन के और पोएट्री सेक्शन के जितने भी चैप्टर्स होंगे सारा क्लियर कराऊंगा, और ग्रामर्स का भी टॉपिक्स आएंगे, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम तो आग लगा दिए हैं, आप बस घी डालो, लास्ट में समझ ही रहे हो सब क्या बोलते हैं। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू।